मदर टेरेसा कहती हैं कि मदद करने वाले हाथ ज़्यादा सही होते हैं सिर्फ दुआ मांगने वाले होठों से। तो आज मैं आ गया हूँ आप सबकी मदद करने सोशल साइंस में सारे फिजिकल फीचर्स जो कि इंडिया में हैं उनको समझने के लिए। ऐसा मैंने फील किया है कि बुक में डायग्राम्स उतने सही नहीं होते जिससे पता चल सके कि फिजिकल फीचर इंडिया में है, कौन से फिजिकल फीचर कहाँ पर है। तो इस बार मैंने सभी डायग्राम खुद से अपने से बनाई हैं जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कौन से फिजिकल फीचर किस डिज़ाइन से किधर ले करते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम पे वही सेम वेबसाइट गॉगल खोल रखा है जिस पे हम लोग माइंड मैप बनाते हैं। तो एक छोटी सी माइंड मैप मैंने तैयार कर रखी है सोशल स्टडीज़ के बारे में कि क्लास 4 का सिलेबस क्या है। तो सोशल स्टडीज़ बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री। ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना है फिजिकल फीचर, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आवर सॉइल, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, एनिमल वेल्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद सिविक्स में हम लोग को पढ़ना है आवर नेशनल सिंबल, आवर गवर्नमेंट, आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। हिस्ट्री में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर के बारे में। तो ये हम लोग का टोटल सिलेबस हुआ और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिकल फीचर के बारे में। तो जैसा कि इस माइंड मैप में ही आप देख सकते हैं फिजिकल फीचर हमारे 5 हिस्सों में बटे हुए हैं, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन। एक फिजिकल फीचर हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, वो होता है आइलैंड। हम लोग का आइलैंड इंडिया का ही पार्ट है। तो लीजिए, तो अब फिजिकल फीचर को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने गूगल स्लाइड्स की तरफ। गूगल स्लाइड्स सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4 बाय हर्ष वर्मा। तो पहले स्लाइड में हम लोग जानेंगे अपने इंडिया के बारे में, अबाउट इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री है जो कि एशिया में लाई करता है। इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है और टॉप 2nd पॉपुलस कंट्री है जो कि चाइना के बाद है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेबर ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग जानेंगे कि इंडिया के पड़ोसी कैसे होते हैं। जैसे कि आप मैप में देखेंगे तो आपको इंडिया में पड़ोसी कोई इधर बहुत जगह दिखेंगे। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है याद रखने के पर्सपेक्टिव से। तो ये क्लियर मैप आप देख सकते हैं। इंडिया के जस्ट ऊपर लाई करता है आपका चाइना, नेपाल एंड भूटान। इंडिया के आप ईस्ट साइड में देखेंगे बांग्लादेश और भूटान है। एक्चुअली भूटान 2 जगह मैंने इसलिए लिखा है कि भूटान हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में। इंडिया के साउथ में कौन है? इंडिया के साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स है। इन दोनों की खासियत क्या है कि दोनों अक्रॉस द सी है, मतलब ये दोनों इंडिया से जुड़े नहीं हैं। इंडिया और इनके बीच में रिवर पड़ता है, ओशन पड़ता है। वो कौन सा ओशन है? वो इंडियन ओशन है। इंडिया के वेस्ट साइड में हो गया आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दोनों आपके हो गए नॉर्थ वेस्ट साइड में। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब पढ़ने वाले हम लोग सराउंडिंग्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के चारों ओर क्या कौन कौन से फीचर्स है। तो इंडिया के टॉप पे जो कि नॉर्थ होता है उस पे है आपका ग्रेट हिमालय। इंडिया के ईस्ट पे है बे ऑफ बंगाल। इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन और इंडिया के वेस्ट में है आपका अरेबियन सी। इंडियन ओशन के बारे में ये खासियत है कि इंडियन ओशन 5 ओशन में इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है और वो कंट्री हमारे इंडिया के ही नाम पे पड़ा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स सराउंडिंग इंडिया। जैसे कि आप ग्लोब में जान रहे होंगे कि लंबी लंबी लाइनें होती हैं जो कि ग्लोब को सराउंड करती है, उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट लाइन है लैटिट्यूड की जो इंडिया के आसपास से गुजरती हैं। एक जो इंडिया को क्रॉस करती है और एक जो इंडिया के थोड़े नीचे रहती हैं। तो इक्वेटर जो कि सबसे बड़ी लाइन मानी जाती क्या है? इक्वेटर जो कि सबसे बड़ी लाइन होती है उन लैटिट्यूड की, वो इंडिया के साउथ में लाई करती है, मतलब इंडिया से थोड़ी नीचे लाई करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से होके क्रॉस करती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जैसे फिजिकल डिवीजन, अब ये फिजिकल फीचर होते क्या है? तो फिजिकल फीचर दरअसल एक जैसे क्लाइमेट, एक जैसे वातावरण, एक जैसे
अब ये ज़मीन के डिज़ाइन या एक जैसे पेड़ पौधे, इस टाइप के एक समान फीचर को फिजिकल फीचर कहते हैं। अब उसी के आधार पर अगर हम लोग इंडिया को डिवाइड कर दें, जैसे एरिया ऑफ लैंड, ऐसे ज़मीन जिसका सिमिलर फीचर हो, सिमिलर क्लाइमेट हो, सिमिलर नेचुरल वेजिटेशन हो और एक ज़िंदगी जीने का एक जैसा तरीका हो, अगर ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो उसको फिजिकल डिवीज़न कहते हैं। तो इंडिया को 5 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन। छठा हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था कि वो है आइलैंड, क्योंकि वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है। तो पहले इन 5 के साथ बोनस में हम लोग वो आइलैंड के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन। देखिए, नॉर्दर्न माउंटेन स्ट्रेचेज अराउंड 2500 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। नॉर्दर्न माउंटेन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड करता है। हम लोग मैप में देखेंगे, जो कि इसका नेक्स्ट स्लाइड होने वाला है। नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड्स हिमालयस एंड काराकोरम रेंज। दरअसल मैंने जिस बुक से ये रेफरेंस लिया, इस बार भी मैंने 2 बुक का रेफरेंस लिया है। एक बुक में काराकोरम रेंज के बारे में कुछ खास डिटेल्स नहीं था और दूसरे बुक में था। तो इस स्लाइड में आपको वो कंफर्म डिटेल्स मिलेंगे कि काराकोरम रेंज कहाँ पे लाई करते एग्जैक्टली। ठीक है। हिमालयस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, साउथर्न मोस्ट हिमालय। अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों हिमालय और काराकोरम रेंज कहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काराकोरम रेंज ये नॉर्थ वेस्ट साइड में आते हैं, जहाँ पे आपका जम्मू और कश्मीर होता है। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर रहते हैं, उसके नीचे मिडिल हिमालय और सबसे नीचे आते हैं साउथर्न मोस्ट हिमालय। और वो अब जो छोटी सी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में देख सकते हैं, जहाँ पे पूर्वांचल लिखा है, ये दरअसल ग्रेट हिमालय का वैसा टुकड़ा है जो कि हिमालय से थोड़ा सा अलग हो चुका है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स का डिवीजन है, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द ग्रेटर हिमालय फैक्ट। देखिए, ग्रेट हिमालय जो कि सबसे ऊपर था, ये जो सबसे ऊपर वाली ग्रेट हिमालय है, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसके सबसे 3 मेजर पीक होते हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। मेजर पीक मतलब जैसे पहाड़ है तो बहुत सारी चोटियां होती है पहाड़ की, वो 3 चोटी जो सबसे ऊंची और सबसे अलग है वो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा। माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की हाइट होती है आपकी 8848 किलोमीटर और इसको 3 आदमी ने चढ़ा था। तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल से थे, एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड से थे और बचेंद्री पाल जो इंडिया से थे। ये क्वेश्चन जीके में आपको अक्सर आते रहता है। जीके की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है मेरी, जो कि क्लास 2 की है, उसमें यकीन है आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, उसकी कार्ड्स आपको आ रही होंगे। तो ग्रेटर हिमालय में आपका गंगोत्री नाम का एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर दरअसल बर्फ के टुकड़े को कहते हैं। चूंकि ग्रेटर हिमालय में पहाड़ में बर्फ पड़ती है तो वो बर्फ के टुकड़े जिससे ये गंगा नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र और इंदस नदी भी निकलती है, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर भी आपका हिमालय में पड़ता है। मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। अब जैसे जैसे हिमालय नीचे की तरफ आती है वैसे वैसे इसका हाइट कम होने लगता है, तो मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं और ये हाइट में ग्रेटर हिमालय से थोड़ी कम होती है। इसमें बहुत जंगल होते हैं मिडिल हिमालय में, और जंगल में देवदार और पाइन के ट्री ज़्यादा मिलते हैं। जो शिमला, श्रीनगर, कांगड़ा, कुल्लू, दार्जिलिंग, ये जितने भी हिल स्टेशन के बारे में आपने सुने होंगे, ये सब हम लोग मिडिल हिमालय में ही रहते हैं। साउदर्न मोस्ट हिमालय के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये साउदर्न मोस्ट हिमालय है, इन्हीं को शिवालिक कहते हैं। हाइट में ये तीनों हिमालय में सबसे कम पे आते हैं। इनके जंगलों में जंगली जानवर पाए जाते हैं, जानवर जैसे कि बाघ, चीतल, क्रोकोडाइल। चीतल एक टाइप का हिरन जैसा दिखने वाला ही जानवर होता है। और साउदर्न मोस्ट हिमालय में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब हम लोग बात करने वाले काराकोरम रेंज के बारे में। काराकोरम रेंज जैसा कि हमने पहले बताया था, हिमालय के नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है एंड बियॉन्ड इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है जो कि हिमालय से ही आ रहा है, उसके पार है ये, मतलब उसके और नॉर्थ वेस्ट तरफ है। इसके जो 2 सबसे ऊंचे पिक है वो है माउंट केटू और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, और कुल मिलाकर इसकी हाइट है, मतलब हाईएस्ट पीक है, वो है 8611 मीटर।
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल के बारे में। पूर्वांचल को नॉर्थ ईस्ट ब्रांच ऑफ हिमालय कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो हिमालय सबसे इस तरफ है, जो जैसा कि मैंने बताया था कि मेन हिमालय से थोड़े टूट के हैं। अब इसके बहुत सारे टुकड़े हैं, जैसे कि नागा, गारो, काशी जैंतम, मिजो, लुशाई, ये सब छोटे छोटे पहाड़ हैं जो कि ये इसी पूर्वांचल के अंदर आते हैं। पूर्वांचल जंगल से घिरा हुआ है और काफ़ी तेज बारिश होती है इसमें। अब हम लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय क्यों ज़रूरी है। तो अगर मैंने बुक में देखा कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए थे, जबकि बात सिर्फ इतनी सी थी। अगर आप ये 5-6 पॉइंट याद रख ले, वो आपके एग्जाम्स और आपके नॉलेज के लिए, दोनों के लिए पूरे है। तो पहला पॉइंट है कि ये हमारे नेशनल बॉर्डर को गार्ड करता है। हिमालय इतना बड़ा पर्वत है जो कि चाइना के और इंडिया के बॉर्डर पे लाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग के कोई ट्रेसपासिंग जो होता है, जो चाइना से कोई इलीगल ना घुस जाए इंडिया में, उससे हम लोग का गार्ड करता है हिमालय। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड्स वैल्यूएबल रिसोर्स विथ इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम लोग का दरअसल वुड का सबसे बेस्ट सोर्स होता है, और देवदार और ये सब वुड से जितने भी आप फर्नीचर वगैरह देख रहे हैं वो सब हिमालय के ही जंगलों से बनकर आते हैं। चेक्स रेन बियरिंग मानसून। मानसून को चेक करना मतलब जैसे हिमालय में इतनी फॉरेस्ट है और बारिश होना, नदी बहने का मतलब एक मोस्ट रीज़न है हिमालय। प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। हिमालय के जंगलों में अच्छे खासे जंगली जानवर रहते हैं, जिससे इंडिया का ये इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है। किप्स रिवर फुल ऑफ वाटर। हिमालय मतलब होता है बर्फ का घर, अबोर्ड ऑफ स्नो। तो हिमालय से जो बर्फ पिघलती हैं वो उसकी पानी ही नदी में आती है, और भले बारिश हो, किसी समय बारिश ना हो, हिमालय से निकलने वाली नदी में हमेशा पानी रहता है। और हिमालय सोर्स ऑफ एडवेंचर है। सोर्स ऑफ एडवेंचर मतलब हुआ जैसे हिमालय पे आदमी लोग स्कीइंग करने, स्केटिंग करने, और बहुत लोग तो हिल स्टेशन पे घूमने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। तो हिमालय जैसे कि आप देखें, ये पूरा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो कि जम्मू एंड कश्मीर से एक्सटेंड होकर अरुणाचल प्रदेश तक आती है, इसमें इसके बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो वो है त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। मेरी एक अगली वीडियो जो होने वाली है वो इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज पे होने वाली है। उस वीडियो को मिस नहीं करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन को राइस बोल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इस पूरे नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसी चीज़ की होती है तो वो है राइस। नॉर्दर्न मेन हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन पंजाब से असम तक एक्सटेंड करता है। वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में असम। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल में बहुत रिच होता है। ये एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट एलुवियल सॉइल देखिए, खेती करने के हिसाब से सबसे रिच सॉइल मानी जाती है। नॉर्दर्न प्लेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जैसे नॉर्दर्न प्लेन से जो नदी गुजरती है वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो जो नदी जिस पार्ट को डिवाइड करती है उस हिसाब से उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हम लोग आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि ये डिवीज़न कैसे असर करता है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, जो सबसे वेस्टर्न साइड है वो है सतलुज रिवर बेसिन, जो मिडिल पार्ट है वो है गंगा रिवर बेसिन, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो आप जैसे कि इन दोनों बेसिन के बीच से यहाँ पे से एक नदी गुजरती है, वो है गंगा और सतलुज। उसके वेस्ट वाले को सतलुज कहते हैं और इधर ईस्ट वाले को गंगा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती है जो कि अराउंड बिहार के साइड से, बिहार के थोड़े ईस्ट साइड से गुजरती है। तो वो इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और डिटेल में जानने के लिए। सतलुज रिवर बेसिन फैक्ट कंसिस्ट ऑफ सतलुज एंड बीस रिवर ज्वाइनिंग इंदस इन पाकिस्तान एंड लेटर फ्लोइंग इन अरेबियन सी। तो ये जो सतलुज रिवर बेसिन है इसमें 2 रिवर है,
एक सतलुज है और एक बीज है, जो कि आगे जाके इसी रिवर बेसिन में इंडस से मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। और फिर जब वो दोनों मिल जाती हैं तब वो आखिर में जाके अरेबियन सी में बह जाती हैं। जहाँ पे नदियाँ बहती हैं उसको ड्रेनेज कहते हैं। पंजाब और हरियाणा जो है हमारे इंडिया के दोनों स्टेट्स सतलुज रिवर बेसिन में लाई करते हैं। और इस सतलुज रिवर में जो एक सबसे जो इंडिया का इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बाकरा डैम। ये पंजाब और हरियाणा की जो बिजली होती है वो बाकरा डैम ही प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर बेसिन फैक्ट। अब गंगा रिवर जो है, जैसे कि हम लोग पिछले बताया था, गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, बट स्टार्टिंग में इसकी नाम गंगा नहीं भागीरथी रहती है। आगे चलते चलते मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से ये दोनों जुड़ जाती हैं और तब इसका नाम बदल जाता है गंगा के तरफ। गंगा नॉर्दर्न प्लेन में एंट्री लेती है ऋषिकेश से। ऋषिकेश एक जगह है इंडिया में। यमुना जो है वो गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में, जिसको संगम भी कहते हैं, और इलाहाबाद पे लोग नहाने जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। गंगा रिवर फॉल्स स्लोली एंड स्प्लिट इनटू टू ब्रांच, हुगली एंड पद्मा। गंगा रिवर आगे चल के दो मुख्य ब्रांच में टूट जाती है, हुगली और पद्मा। जो हुगली रिवर है वो आगे चल के वेस्ट बंगाल में चली जाती है, और जो पद्मा रिवर है वो बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा से अगर कोई पूछे कि गंगा का कौन सा दो मेन ब्रांच है, तो वो हुगली और पद्मा होगा। और इंडिया के लिए हुगली मेन ब्रांच है और बांग्लादेश के लिए पद्मा। अब नेक्स्ट बेसिन पे चलते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं गंगोत्री है। गंगोत्री से निकली एक नदी भागीरथी आगे चल के मंदाकिनी और अलकनंदा से ज्वाइन हो जाती है और वो हो जाती है गंगा। गंगा का एंट्री वो रेड स्पॉट में ऋषिकेश में है। उसके बाद आप देखेंगे संगम। संगम में यमुना और गंगा एक साथ जुड़ जा रही है, और फिर आगे चल के करीब पटना के अराउंड सोन नदी भी, जो कि गंगा के एक ट्रिब्यूटरी है, उससे जुड़ जा रही है। और कुछ दूर के बाद गंगा का दो डिवीज़न होता है, एक पद्मा और एक हुगली। पद्मा जो कि बांग्लादेश में चली जाती है और हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में चली जाती है। कुछ और ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरी वो नदी होती है जो दूसरे नदी में जाके मिल जाती है। तो कुछ स्पेशल मेंशन है, मतलब स्पेशल मेंशन बोले तो ये सब ट्रिब्यूटरी जिनके बारे में पता होना चाहिए वो है घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी। ये सभी गंगा के ट्रिब्यूटरी है। ये सभी नदी गंगा में आके मिल जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत में तसांगपू नाम से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है, और असम से बहते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ साथ गंगा से मिलकर एक बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा है। उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से इंडियन स्टेट आते हैं। वो है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, और यूनियन टेरिटरी में है आपका दिल्ली। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को पढ़ना है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट बालू से भरा हुआ और समतल एरिया होता है जिसमें बहुत बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, और यहाँ पानी भी बहुत कम होता है। इंडिया में जो डेजर्ट है वो साउथ वेस्ट पार्ट में लाई करता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट, और इसी इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर डेजर्ट के लिए कोई स्टेट बोला जाए तो वो डेडिकेटेड स्टेट होगा आपका राजस्थान, क्योंकि जो इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ डेजर्ट है वो राजस्थान में ही लाई करता है। तो ग्रेट डेजर्ट कहाँ से कहाँ रेंज करता है? अरावली हिल जो कि राजस्थान से ईस्ट साइड में है, से लेकर बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान तक लाई करता है, जिसमें कि थोड़ा बहुत रण ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है वो भी शामिल है, और थोड़ा बहुत हरियाणा में। और यही डेजर्ट जब पाकिस्तान में एंटर कर जाता है तो उसको सिंध डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अब अगली स्लाइड में हम लोग डायग्राम देखेंगे। हाँ, तो जैसे कि बताया था मैंने, राजस्थान के ईस्ट में अरावली हिल्स है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, और वही इंडियन डेजर्ट जब पाकिस्तान में एंटर कर रहा है तो वो सिंध डेजर्ट हो जा रहा है।
थोड़ा बहुत इस डेजर्ट का पार्ट हरियाणा और थोड़ा बहुत गुजरात में भी लाइक करता है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट है जो कि बहुत गर्म रहता है, पूरे साल गर्म रहता है, और यहाँ बारिश बहुत कम होती है, कई बार तो कई साल तक बारिश नहीं होती है। यहाँ पर सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मतलब जैसे जमीन हुआ तो उसकी जो सबसे ऊपर सतह की मिट्टी होती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, उसी पे पेड़ उगता है, और आंधी चलने या धूप पानी होने के कारण वो मिट्टी सूख जाती है, उड़ जाती है वहाँ से। तो जो कि ये डेजर्ट है तो यहाँ पे काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं, जिस कारण जो भी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी, वो उड़ जाती है, इससे सैंड इरोशन हो जाता है। प्लांट रिक्वायरिंग लेस वाटर लाइक पाम, बबूल, कैक्टस, थॉर्नी किकर ग्रो हियर विथ स्कैटर्ड बुशेस एंड थॉर्नी स्टब्स। स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ, एक जैसा, मतलब एक झुंड में ना होकर फैला होना। तो ऐसे पेड़ जिनको बहुत बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कैक्टस, पाम, बबूल और थॉर्नी किकर, कांटे वाले पेड़, वो यहाँ पे उगते हैं छोटे मोटे झाड़ियों के साथ। दिस द प्लेसेस वेयर ग्राउंड वाटर अपीयर ऑन सरफेस फॉर्म्स ओएसिस। देखिए, कहीं कहीं होता है डेजर्ट में कि आपको पानी दिख जाए, वो पानी वाले जगह को ओएसिस कहते हैं। ओएसिस को आपको कंफ्यूज नहीं करना है मिराज के साथ। मिराज दरअसल पानी का एक धोखा होता है कि यहाँ पानी है, बट ओएसिस सही में वास्तव में वो जगह होता है जहाँ पे पानी दिखता है आपको डेजर्ट पे। ठीक है, ओएसिस के चारों ओर हरे भरे पेड़ लगे रहते हैं। अब जब हम लोग डेजर्ट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो डेजर्ट के बारे में एक खास बात है, वो है इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंदिरा गांधी कैनाल एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोग की पहली और इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया था। ये कैनाल पानी सतलुज रिवर से खींचकर राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र है जहाँ पे आदमी लोग रहते हैं वहाँ तक पहुँचाता है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा कैनाल है, और फिलहाल ये गंगानगर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में ही है उनको पानी देता है। ये पानी लोग को, जैसे पेड़ पौधे में पटाने से लेकर लोग के जो डेली जीवन में पानी का यूज़ है उसमें काम आता है। और सिर्फ ये कैनाल बना देने से राजस्थान भी आप जाकर देखेंगे तो वो काफ़ी हरा भरा हो गया है, उसमें इस कैनाल का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट स्लाइड है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी आते हैं। तो स्टेट में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात आते हैं, और कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथर्न प्लेचू के बारे में। हाँ, तो साउथर्न प्लेचू क्या है? प्लेचू हाईलैंड होते हैं जिसके सतह ऊपर के टॉप बहुत फ्लैट होते हैं। साउथर्न प्लेचू जो है वो अरावली रेंज से लेकर राजमहल रेंज जो कि ईस्ट में पड़ता है इंडिया के, वो भी हम लोग मैप में देखेंगे, वो दोनों के बीच लाई करता है। जो प्लेचू के साइड्स होते हैं उसको घाट कहते हैं, और घाट के भी नाम होते हैं, जिस डायरेक्शन वो इंडिया से जो घाट है वो उसके नाम हो जाएंगे। जैसे वे ईस्ट में होंगे तो ईस्टर्न घाट, वेस्ट में होंगे तो वेस्टर्न घाट। अब हम लोग स्लाइड पे देखेंगे। देखिए, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, साउदर्न प्लेचू, ये रहा आपका अरावली हिल और ये रहा राजमहल हिल, इन दोनों के बीच में जो लाई करता है वो हो गया आपका साउदर्न प्लेचू। अब हम लोग प्लेचू के बारे में क्विक इंट्रो पढ़ते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, देखिए जो प्लेचू आपने देखा उसके जो ऊपर वाली पार्ट जिसको नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है, मालवा और छोटा नागपुर। नेक्स्ट ये डायग्राम में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि ये डिवीज़न कैसे हुआ है। तो मालवा प्लेचू के बारे में इतना जान सकते हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, मतलब नॉर्थ और वेस्ट, अरावली और विंध्या हिल्स के ठीक बीच। इसमें गंगा, यमुना जैसे नदी मिलते हैं यहाँ पर। दिस प्लेचू कंसिस्ट ऑफ ब्लैक सॉइल, और यहाँ की मिट्टी काली होती है। काली मिट्टी के बारे में खासियत यह है कि कॉटन प्लांट उगाने के लिए ये मिट्टी सबसे सही होती है। कॉटन और ऑयल सीड यहाँ पे ज़्यादातर उगाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेचू है जो कि नॉर्थ ईस्ट में होता है, नॉर्थ ईस्ट, और ये प्लेचू मिनरल में रिच होता है, मतलब यहाँ कोल, आयरन और मैंगनीज की माइनिंग होती है। अब डेक्कन प्लेचू बारे में जानेंगे। तो प्लेचू का जो साउथर्न पार्ट होता है उसको डेक्कन प्लेचू कहते हैं,
ये सतपुरा रेंज में फैला हुआ है। इसमें भी आपका मिनरल का ये माइनिंग होता है। इसमें कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? आयरन, गोल्ड और माइका। ये प्लेचू घर है बहुत सारे नदियों का, रेनफेड नदियों का। रेनफेड नदी मतलब ऐसे नदी जिनमें बारिश का पानी बहता है और जिस बारिश ना होने के कारण ये नदी कभी कभी सूख जाती है। तो वो नदी है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, शरावती और कावेरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं और हिंदू धर्म के हिसाब से गोदावरी नदी का काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्लेचू में और क्या है। इस प्लेचू में है जॉग फॉल्स, जो कि शरावती नदी का कर्नाटक में फॉल है। फॉल मतलब किसी ऊंचे से ये नदी नीचे उतरती है। और ये जॉग फॉल इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और कावेरी नदी पे एक मेटर डैम बना हुआ है, जो कि इंडिया, साउथ इंडिया का स्पेशली लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इरिगेशन मतलब जिससे पेड़ पौधों को पानी दिया जाए, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है साउथ इंडिया का। अब हम लोग प्लेचूज के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ साउथर्न प्लेचू, जैसे कि हमने बताया था साउथर्न प्लेचू डिवाइडेड है सेंट्रल हाईलैंड। हाँ, तो मैप में आप देख सकते हैं डिवीजन ऑफ साउथर्न प्लेचू। साउथर्न प्लेचू डिवाइडेड है आपका ये सेंट्रल हाईलैंड, मालवा प्लेचू, छोटा नागपुर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू में। ये जो आप टॉप पार्ट देख सकते हैं इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, साउथ वाला पार्ट जिसपे 4 और 1 लिखा है। इसमें भी 2 पार्ट का डिवीजन है, जो कि पहला है आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है आपका ये 4th नंबर है आपका ये मालवा प्लेचू। ये जो नीचे वाला पार्ट है जो ब्राउन कलर से है इसको कहते हैं डेक्कन प्लेटू और ये 3rd नंबर है, ये है छोटा नागपुर। ठीक है। और ये ऊपर वाले सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेचू के बीच में से एक नदी गुजरती है जिसको कहते हैं नर्मदा रिवर। ये इन दोनों प्लेचू को डिवाइड करती है। अब साउदर्न प्लेचू में कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी आती है? एक है महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन दरअसल साउदर्न पार्ट में लाई करते हैं, स्पेशली वेस्ट से लेकर ईस्ट के घाट्स पे ये रेंज करते हैं। प्लेन्स दरअसल प्लेचूज और ओशियन के बीच की जो जमीन होती है उसको कहते हैं। इसका सबसे चौड़ा पार्ट है जो कि गुजरात में है, और जो इंडिया का सबसे जो इंडिया मेन लैंड का जो सबसे साउदर्न टिप है जो कि कन्याकुमारी है, वो भी इसी प्लेन में, कोस्टल प्लेन में लाई करता है। डेक्कन प्लेटू जो है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से अलग करता है। ठीक है। अब हम लोग डायग्राम देखने वाले हैं जी। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस साइड रहा हम लोग का, वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्ट साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये सबसे नीचे वाला पार्ट कन्याकुमारी हो गया। अब डिवीजन ऑफ कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। कोस्टल प्लेन ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में सब डिवीजन किया जाता है, जिसको कहते हैं काटीवार कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। अगले स्लाइड में इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दरअसल ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, बट सिर्फ ऊपर पार्ट्स का कोई स्पेशल डिवीजन नहीं है, उसको सिर्फ नॉर्दर्न सिरसार्स कहते हैं। और जो उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है उसको आंध्रा कोस्ट और उसके नीचे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं ये रहा हम लोग का वेस्टर्न पार्ट का डिवीजन, काटीवार कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। काटीवार कोस्ट का खासियत ये है कि ये सबसे चौड़ा जो ये पूरे प्लेन्स में, पूरे कोस्टल प्लेन में जो सबसे चौड़ा पोर्शन है वो है काटीवार कोस्ट। कोंकण कोस्ट का खासियत ये है कि यहाँ पे कुछ कुछ पहाड़ लाई करते हैं, अरावली रेंज से जो नीचे उतरने वाले पहाड़ है स्पेशली वो। और इसी प्लेन के अंदर जो हम लोग का कमर्शियल कैपिटल है, जहाँ पे सारा बिजनेस होता है इंडिया का, वो मुंबई, वो भी इसी प्लेन पे लाई करता है। अब बात करने वाले हम लोग मालाबार कोस्ट के बारे में। मालाबार कोस्ट इंडिया का सबसे ज़्यादा लगून को होस्ट करता है। अब ये लगून क्या है? लगून दरअसल ऐसे वाटर बॉडीज होते हैं जो किसी बड़े वाटर बॉडी जैसे किसी ओशन से अलग हो जाते हैं, बट एक छोटे कैनाल के थ्रू जुड़े रहते हैं, जिसको आप हिंदी में झील भी कहते हैं।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। ईस्टर्न कोस्ट बिल्कुल उसी तरह 3 पार्ट में बटे हैं, नॉर्दर्न सिरसार्स, आंध्रा कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। ये ईस्टर्न कोस्ट बहुत सारे डेल्टा फॉर्म करते हैं। डेल्टा मतलब जब नदी और समुद्र आपस में मिल रहे होते हैं वैसे जमीन को डेल्टा कहते हैं। इसमें आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के डेल्टा मिलते हैं। These eastern coasts resides India's largest lagoon known as चिल्का लेक। चिल्का लेक नाम का एक झील है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा झील है, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मरीना बीच। मरीना बीच चेन्नई में है, जो कि बहुत खूबसूरत बीच है, वो भी आपका कोरोमंडल कोस्ट के अराउंड ही आता है। अब कोस्टल प्लेन में कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी आती है? स्टेट में आएंगे आपके गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ हम लोग का आता है गोवा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइलैंड के बारे में। तो इंडिया में आइलैंड मेनली 2 है, जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में है वेस्ट के तरफ, और अंडमान एंड निकोबार है जो कि बे ऑफ बंगाल में है ईस्ट के तरफ। तो आइलैंड जो होते हैं वो घने जंगलों से भरे रहते हैं, और मेन लैंड जो इंडिया का है उससे थोड़े दूर पे होते हैं। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि आप कभी सुने होंगे काले पानी की सजा। इसमें क्या होता था कि जो पुराने ज़माने में जब इंडिया गुलाम था ब्रिटिश लोगों का, तो ब्रिटिश लोग इंडियंस को सजा देने के लिए उनको इस आइलैंड पे भेज दिया करते थे, और इसी आइलैंड का नाम पहले पड़ता था काला पानी। ठीक है, और इंग्लिश में इसको सेल्यूलर जेल कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इंडिया के वेस्ट साइड में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसमें करीब इस ग्रुप के अंदर 43 छोटे छोटे आइलैंड होते हैं जिनका जमीन काफ़ी समतल है, और इस ग्रुप का कैपिटल होता है कावरत्ती। और ये इंडिया के आप इस तरफ देख सकते हैं ईस्ट साइड में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका कैपिटल है आपका पोर्ट ब्लेयर। इसके अंदर 572 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आइज़ल लिखा हुआ है, आइज़ल का मतलब होता है वो आइलैंड का छोटा छोटा कलेक्शन। बट इस 572 आइज़ल में से मात्र 38 पे ही आदमी रहते हैं। अंडमान जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में है, और निकोबार जो है वो साउदर्न पार्ट में है। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये पूरा ही आइलैंड हम लोग का साउदर्न पार्ट में है। बट इस आइलैंड के जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको अंडमान कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो निकोबार कहते हैं। इसी ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक पॉइंट है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है पूरे इंडिया का। नॉट मेनलैंड ऑफ इंडिया बट होल इंडिया। ठीक है, और ये आइलैंड जगह है बैरन आइलैंड का। बैरन आइलैंड जैसा एक ऐसा आइलैंड है जिसपे इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। और इसी के साथ ये आइलैंड वाली हमारी वीडियो खत्म होती है। तो उम्मीद है आप स्टेट्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इतना आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो जल्द ही आएगी।